यदि बमन का अतियोग हो जाएगा, यदि मित्रों बमन का अतियोग हो जाएगा तो क्या लक्षण देखने को मिल रहा था? सर फेनयुक्त रक्त की सांद्रता, वेरी गुड वेरी गुड। कोई बताएगा कि हमने बमन कर्म के अतियोग और अयोग से जो उपद्रव हो रहे थे, जो व्यापद हो रहे थे, उसकी क्या ट्रिक बनाई थी? परी परी हृदय और अंगों को जकड़कर इश्क में बिजी कर दो। इश्क में बिजी कर दो, ठीक है, इश्क में बिजी कर दो। अच्छा, इसमें अतियोग वाले कौन से हैं? बीजेपी सर। बीजेपी, विभ्रंश, जीवादान और परिकर्तिका। उमेश, ये बिश्नोई कहाँ है आज? उमेश बिश्नोई कहाँ है नमस्ते आज? सर। सर बुलाता हूँ उसको, बुलाता हूँ बॉस। उससे कह देना कोई भी क्लास छोड़ नमस्ते सकता है, सर। उसे छूट नहीं है छोड़ने की। हाँ ठीक बॉस सर। नमस्ते सर। नमस्ते। मुझे नीचे एक फ़ोन चाहिए, एक फ़ोन मुझे नीचे चाहिए, जल्दी से ला के दो। लाइट नहीं है यहाँ पे ना। तो ठीक है, हम लोग कहाँ पढ़ कहाँ रहे पर थे है वो देख सर? लेते हैं पहले। नीचे। तुमसे नहीं कह रहा हूँ मैं, इधर बच्चे सब लोग बच्चे चले आना। मैं कहाँ था? हाँ, तो ट्रिक हमने देख ली थी कि आप परी परी हृदय और अंगों को ग्रहण करके या जकड़ के इश्क में बिजी कर दो। निपटा लिया था। याद रखना बेटो, ये या तो व्यापद के नाम से आएगा क्वेश्चन या उपद्रव के नाम से आएगा। आपको पहले तो आंसर 10 लगाना है। ये ज़्यादातर ये संख्या पूछता है, कितने 10, कितने 10, ठीक है। फिर हम बाद में देख लेंगे, सुश्रुत ने 12 माने, 15 माने, बागवट नहीं, सब बाद में देख लेंगे। फिलहाल यहाँ जो श्लोक लिखे हुए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर हमने बात करी थी कि बमन कर्म के बाद धूमपान का वर्णन आता है। धूमपान में हम 3 ऑप्शन है हमारे पास, विरेचन, स्नेक और प्रायोग में कुछ भी दे सकते हैं, डिपेंड करेगा। और एक मुहूर्त रुकेंगे। और हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये करी थी, क्वेश्चन ये नहीं बनता, क्वेश्चन सिर्फ ये बनता है कि धूमपान का निर्देश किस पंचकर्मा विधि के पश्चात किया जाता है? ओनली इन वुमन सर। एक मिनट रुको जरा, ठीक है। तो मान लो ऑप्शन दे रहा हूँ कि बमन के बाद किया जाता है, विरेचन के बाद किया जाता है, नस्य के बाद, या ऑल ऑफ दीज। धूमपान कब करते हैं? ओनली वुमन, ओनली बमन, बमन सर, बमन के बाद। ठीक है ठीक है, कल हमने नहीं यहाँ तक बॉस सर, निपटा नस्ले लेता। के बाद बताया हुआ है। नस्य के बाद बताए हुए, बिल्कुल सही कह रहे हो, तभी तो मैंने कह रहा हूँ अभी क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं हुआ था। इवन नस्य के बाद में हमें ये भी याद रखना है कि एक श्लोक में ये आया हुआ है कि हमें बस्ती और विरेचन के बाद नहीं देना है, बस्ती एवं विरेचन के बाद नहीं देना है, ठीक है। नस्य में तो बिना धूमपान के काम ही नहीं चलता है। अब मुझे बताओ नस्य कब देते हैं? बहुत कॉन्सेप्ट चलेंगे, सब समझ आएगा। नस्य कब देते हैं, किस रोग में देते हैं बताओ? उर्दू शत्रुघ्न, ऊर्ध्वशत्रुगत रूप में। ऊर्ध्वशत्रुगत में कौन सा, उसमें कौन सा दोष प्रभावी होता है? कफ प्रधान। कफ दोष। और हमने क्या पढ़ा था कि धूमपान किस दोष के लिए होता है? कफ दोष के लिए। कफ के मुझसे लिए पूछा सर। कफ के लिए। तो मुझे बताओ कि नस्य के बाद देंगे कि नहीं देंगे? देंगे, दे सकते हैं। देंगे सर। इतनी सी बात याद रखनी है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम। यह बमन के बाद रोगी को कुछ आदेश है। इस श्लोक में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं ना हमें पढ़ना है, बस एक बार जान लेते हैं वाइवा के लिए। देखो, किसी भी प्रोसीजर के बाद, स्पेशली पंचकर्मा के बाद, और मैं तो कहूँगा थोड़ा सा और मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बोलना चाहूँ, तो कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो शरीर में धातुओं का क्षय करती हो, कमजोरी लाती हो, हमें उसके बाद इन चीज़ों का ध्यान रखना ही है। बाकी सिद्धि स्थान में डिटेल में पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन भी आता है हमारे यूजी में। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं, बस आप सुन लीजिए, याद नहीं करना इसको, कि उच्च भाष्य मना किया गया। और क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है कि हमें ऊंचा नहीं बोलना है, जोर से नहीं बोलना है। यदि पंचकर्मा करा लिया है, चाहे बमन चाहे विरेचन, स्पेशली संशोधन, जहाँ से शरीर से कुछ बाहर निकल रहा है, मुझे बताओ क्या अनुवासन
मैं शरीर से कुछ बाहर निकलता है। कह रहे पढ़ा नहीं होगा तुम लोगों ने अनुवासन, तो रुक जाते हैं, इसको नहीं पूछते हैं, ठीक है। अगला अगला टॉपिक बस्ती है, वहां पढ़ाएंगे इसको। तो स्पेशली संशोधन से तात्पर्य होता है ज्यादातर बमन विरेचन से। वैसे तो उसमें शिरो विरेचन और आस्थापन बस्ती भी आती है, पर यदि ये शब्द रूढ़ हो गया है तो किसके लिए हो गया? बमन और विरेचन के लिए। अब ध्यान से देखो कि हमें ऊंचा नहीं बोलना है, अधिक देर तक बैठे नहीं रहना है, अधिक समय तक खड़े नहीं रहना है, अधिक चलना नहीं है, क्रोध शोक, अधिक शीत धूप ओश, अति प्रभात आदि उग्र वेगों वाली वायु, सवारी से नहीं चलना है, मैथुन में अति रति नहीं करनी है, रात में न यानी कि रात्रि जागरण, देवा स्वप्न, संस्कार विरुद्ध वीर विरुद्ध भोजन का ग्रहण करना, अजीर्ण में भोजन करना, ये सारी वो चीजें हैं जो आप जनरली भी जानते हो कि नहीं करनी चाहिए। बस वहीं आपको कॉमन सेंस से टिक कर दे रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सब वैसे भी जानते हो आप। बस इसमें थोड़ा सा उच्च भाष्य वाला याद रखिएगा, वैसे रिपीट होगा सिद्धि स्थान में तो वहाँ हम देख लेंगे इसको। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर जगह पूछा जाता है, यूजी से लेकर पीजी, एएमओ, सीआरएस, ईच एंड एवरी एग्जाम ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। तो कौन बताएगा पहले? मुझे कुछ पता है आप लोगों को उस बारे में? अभी एग्जाम देके आए हो, क्या क्या लिख के आए थे? सर पंचकर्मा के बाद हमारी जठराग्नि कमजोर हो जाती है, इसीलिए हम लोग सर भारी गुरु भोजन नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग धीरे धीरे भोजन की मात्रा बढ़ाते हैं, इसी को हम लोग संसर्जन कम कराते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले तो हम एक लिख लेते हैं चीज के सर नुपुर को ज्वाइन कर लीजिए, वो बहुत देर से ट्राई कर नहीं हो रही। ठीक है कि हमें याद रखना है कि बमन विरेचन के बाद, बमन विरेचन के पश्चात मंदाग्नि हो जाती है, मंदाग्नि हो जाती है। इसलिए हमें आंसर 2 लगाने पड़ेंगे, जठराग्नि की वृद्धि करने के लिए और दूसरा बल की सर स्क्रीन नहीं या दिख रही है। अब देख रही है बेटा? जी सर। बल की वृद्धि के लिए और प्राणों की वृद्धि के लिए। तो हमको दोनों चीज याद रखनी है कि एक तो जो जठराग्नि बंद हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी वृद्धि के लिए, और बल प्राणों की वृद्धि के लिए जो कि धातु क्षय हो गया उसके लिए, दोनों चीजों के लिए हमें संसर्जन क्रम कराना है। अब सबसे बड़ी ज्यादा बायबा में आपको एक चीज में फंसा था, उसको थोड़ा नोटिस कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो है क्रम लिखा हुआ, कर्म नहीं लिखा हुआ है। डेट इज नॉट कर्म, ये क्या है? ये क्रम है। तो इसको ये पंचकर्म की तरह, पंचकर्म जैसे लिखते हैं हम ना, तो हमको जनरली कंफ्यूजन हो जाता है कि पंचकर्म होता है तो वैसे ये संसर्जन क्रम होता होगा, कर्म होता, ऐसा नहीं, कर्म नहीं है, ये क्रम है, एक ऑर्डर है आहार को शुरू करने के लिए। देख लेते हैं एक बार से। वमन के बाद द्वादश काल का संसर्जन क्रम या पथ्य विधि। इसमें सीधा द्वादश काल दे रखा है, हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा चीज़ों को कि संसर्जन क्रम जो होता है हम किसी में डायरेक्ट नहीं करा सकते कि हम 12 काली करा दें। जो संसर्जन क्रम है, अच्छा मुझे आप बताओ, जब हमने एक टेबल बनाई थी वेगों की और मात्रा की, तो बताओ शुद्धि कितने प्रकार की होती थी? सर 3 3 प्रकार की। सर कौन कौन सी? 3 मध्यम और उत्तम। 3 मध्यम और मध्यम और प्रवर। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब संसर्जन क्रम भी हमें उसी अकॉर्डिंग कराना पड़ेगा। तो ये भी 3 प्रकार का हो जाएगा, हीन शुद्धि में, मध्य शुद्धि में और प्रवर शुद्धि में।
ठीक है। याद रखना कि इसमें जो अन्नकाल होता है वो इसमें एक होता है, इसमें दो होते हैं और इसमें तीन होते हैं। यानी कितने दिनों से रिपीट करना है हमें। अन्नकाल इसमें एक होगा हीन शुद्धि में, मध्य में दो होगा, प्रवर में। देखो हर एक लाइन से क्वेश्चन है, सब आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा आराम से ना समझ पूछेगा। अन्नकाल यहाँ पर एक है हीन शुद्धि में, मध्य में दो है और प्रवर में तीन है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन हमेशा चार है, ऑप्शन हमारे पास चार रहेंगे हमेशा, तो हमें सब में चार का गुणा कर देते हैं अपन। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, चार, यहाँ पर आठ और यहाँ पर 12। और यही हमारी बुक में लिखा हुआ था कि 12 काल, 12 अन्न काल प्रवर शुद्धि में होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ देखो, कहाँ गया, द्वादश काल। थोड़ा और समझ लेते हैं तब इसमें आएंगे हम। हमारे पास चार ऑप्शन क्या क्या है देने के लिए, तो वो है पी, बी, वाई, एम। यानी कि हमारे पास है पेया, हमारे पास है बिलेपी, हमारे पास अवेलेबल है यूश एंड मासरस। ठीक मित्रों, थोड़ी थोड़ी जानकारी दे लेते हैं बस इमेजिनेशन के लिए, आपके जूनियर्स को समझ में, आप लोग तो पढ़ चुके होंगे वैसे कल्पना। पेया क्या होती है बताओ अब 21 वालों। भैया वैसे कल्पना का टॉपिक है, एग्जाम दे के आए हो अभी भी। कुछ भी बताओ, कुछ भी, पेया क्या होती है। चलो रेशियो बता दो। बस बस पेया में पानी ज्यादा होता है और चावल कम होता है। बेटा देखो होता चावल सब को में, पानी को मतलब उबालते हैं। बेटा सुनो सुनो सुनो, यूज को छोड़ दो तो लगभग लगभग सब में चावल ही होता है, तो ये कहना तो गलत बात, पानी चावल तो सब में ही होता है। मुझे बताओ रेशियो बताओ। 1:14 बस होगा। बस 1:14 1:14 का रेशियो होता है। 1:14 बताया, वेरी गुड। नेट पर सर्च 14। करके, नेट पर सर्च करके बताया, बहुत अच्छा बताया, 1:14। सर पूरा ही श्लोक याद है सर। अरे क्या बात है, गजब। तो 1:14 याद रखना। अब देखो पेय पदार्थ किसे कहते हैं हम लोग, पेय पदार्थ कहते हैं जनरली कोल्ड ड्रिंक को, है। तो छोटी वाली कितने रुपए की आती है, 14 रुपए की आती है। ऐसे याद कर, कुछ भी करके याद करो। चलो जब बहस करना पढ़ाऊंगा तो सारी ट्रिक बताऊंगा इनके एक साथ, तो वहाँ देख लेंगे। ऐसे बिलेपी बताओ क्या रेशियो होता है, बिलेपी का रेशियो बताओ। 1:4 सर चार होगा। गुना पानी। 1:4 होता है इसका शायद। अन्न बिलेपी 5, 4, 14 से लागू। मंडे बाबू, 5, 4, 14, 6 लागू। 14। ठीक है, तो आप लोगों ने अरिजीत सिंह गाने बहुत याद किए होंगे, उससे कोई मतलब नहीं सिलेबस का, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, अन्न बिलेपी मंडे बागू, 5, 4, 14 से लागू। तो इसमें 1:4 का रेशियो हो जाएगा। यूश में क्या होता है भाई, यूश का रेशियो बताओगे मुझे, जल्दी से बताओ यूश का रेशियो बिना टाइम वेस्ट किए। सर कुछ याद आ रहा है, 14 गुना। पक्का 14 है। पता नहीं सर। सोच लो। तो मुझे जितना याद आ रहा है, आई थिंक इसका 16 होना चाहिए। बताओ भैया कितना है इसका। अरे सर इसका तो किया। ठीक है, मास रस का तो पता ही आप लोगों को, 1:2, 1:3 एंड 1:4, तीन होते हैं इसके उसी क्रम में। तीन तरह का होता है मास रस। तो चलिए हमें ये बेसिक बातें कर ली, बस याद दिलाने की, हमें ये मालूम पड़ जाए कि किसकी जो है गुरुता ज़्यादा है। तो शुरू में पहले क्या देंगे, बाद में क्या देंगे, इसका लॉजिक पता रहे आपको और आपको रटना ना पड़े। ठीक है, इसमें आप जो लोग जानते हो संविधान होता है, यूष में क्या होता है, संविधान होता है, दालों का पानी होता है, बाकी सब में चावल होता है। थोड़ा सा एक आइडिया रहना चाहिए दिमाग में। वैसे हमें याद रखना चाहिए हमारे पास चार ऑप्शन अवेलेबल हैं वमन परीक्षण कराने के पास पेशेंट को देने के लिए। पेया अपने पास अवेलेबल है, बिलेपी है, यूश है और मासरस है। ठीक है मित्रों,
अब यहाँ पर हमारे पास जो यूश है उसके दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। या तो हम इसे अकृत दे सकते हैं, जैसा है वैसा बना के दे सकते हैं, या हम इसे छौंक के दे सकते हैं, छौंका लगा के दे सकते हैं, कृत करके दे सकते हैं। ठीक है, अकृत एवं कृत, मास रस में और यूश में हमारे पास ये दो ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, आप याद कैसे रखोगे, याद रखना है, इसको याद रखने के लिए बता रहा हूँ बस ऐसे ही। प्रिव्रत रिवर्स शर्मा होते हैं, तो शर्मा छोड़ो, तुम लोग चक्कर में ना पड़ो, तुम उसको ऐसा रखो, प्रिव्रत यादव मथुरा वाले। तुम जानते हो भगवान कृष्ण मथुरा में ही रहते थे। वैसे मथुरा में तो दोनों यादव रहते थे, कंस भी रहता था। ठीक है, पर आपको याद रहना चाहिए, बस ये ट्रिक याद रहनी चाहिए कि हमारे पास चार ऑप्शन अवेलेबल हैं, PVYM, प्रिव्रत यादव मथुरा वाले, पेया बिलेपी यूश और मासरस। ठीक है, डायरेक्ट अगर आपको याद हो जाता हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर आपको याद रहना है, यहाँ पर चार ऑप्शन अवेलेबल तो हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमको ये याद रखना है, मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ केवल हीन शुद्धि का, है ना, हीन शुद्धि का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर हम एक बार प्रवर का भी ले लेंगे। इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने पास, एक अन्न काले, है ना, केवल हम एक बार रिपीट कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन चीज़ अवेलेबल हमारे पास चार है, PVYM। ठीक है, तो इसको हम ऐसे मान लो, ये मुझे बताओ बमन हम कब करा रहे थे, सुबह करा रहे थे, दोपहर को करा रहे थे, शाम को करा रहे थे? मॉर्निंग में। सुबह। ठीक है, तो हम शाम को, शाम सुबह अगर हमने करा लिया तो शाम से शुरू कर देंगे इसको। शाम को पेया पिला दी हमने उसको, फिर हमने अगली सुबह या दोपहर में जब भी वो खाना कंफर्टेबल करता हो उसको हमने जलेबी दे दी, और फिर हमने अगली शाम को क्या कर दिया, जूस दे दिया। फिर हमने उससे अगली वाली सुबह या दोपहर हमने इसको मांस रस दे दिया। अब मुझे बताओ कितने दिन लगे इसको देने में, कितना समय लगा? यानी कि अगर हम एक दिन ये काउंट करें, दूसरा दिन ये, तीसरा ये, बताओ कितना टाइम लग रहा है? 4 दिन। तो 3 दिन। 3 दिन लग रहे हैं सर। अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो 3 दिन लग रहा है, वैसे देखोगे तो 4 दिन लगे प्रैक्टिकली, तो इसलिए मैं इसमें 3 दिन सर याद ये तो रखना है। सुबह, ये तो उसके बाद होगा ना, मॉर्निंग के बाद कराना है तो शाम से स्टार्ट होगा। हाँ हाँ हाँ, शाम से स्टार्ट होगा, तो शाम सुबह, शाम सुबह। ठीक है, तो एक मिनट रुको, मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ दिन भी लिख लेते हैं अपन लोग कि इसमें लगेंगे आपको हीन शुद्धि में 3 दिन लगेंगे संसर्जन क्रम कराने में, इसमें 5 दिन लगेंगे अपन को, और इसमें प्रवर वाली में 7 दिन लगेंगे। क्या आपको याद आ रहा है कि स्नेह काल का, स्नेह में प्रकर्ष काल कितना होता था, स्नेहन में प्रकर्ष काल कितना था? 3 से 7 दिन। 7 दिन। 3, 5, 7। ठीक है, 3 से 7 सात, दिन 7 दिन के बाद क्या हो जाता था? सर अति 7 योग हो में जाता था। तथा उसको। अधियोग नहीं होता था, 7 में हो जाता 7 था। में ठीक हो है, जाओ। वो एकदम खाने की तरह लगने लग जाता था। ठीक है, ये शुरू शुरू में हमें कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, पर 1-2 महीने बस 7 में हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही ये 7 में हो जाता है 7 दिन के बाद। तो शाम सुबह हो गया ये तो हो गया आपका हीन शुद्धि वाला। एक बार मेरे ख्याल से मैं आपको प्रवर शुद्धि वाला बता दूं, कितने से काम चल जाएगा ये तो पहले आप जल्दी बोलो, जल्दी, यदि टाइम नहीं है। बता दीजिए सर। ठीक है, एक प्रवर शुद्धि का एग्जाम्पल ले लेते, तो ऐसा मान लेते कि हमारे पास पहला दिन है, फर्स्ट डे, तो शाम को हमने दी उसको पेया,
शाम को हमने क्या दी उसको, पेया दे दी। अब मुझे बताइए प्रवर शुद्धि में हमारे पास चीजें कितनी अवेलेबल है? हेलो, 4 चीजें हैं। 4। हाँ बताओ, जरूरी काम है क्या? ठीक ठीक करता हूँ। ओके, मैं सॉरी मैं सुन नहीं पाया। तो हमारे पास कितने हैं ऑप्शन, कितने अवेलेबल है देने के लिए? 4। 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। और हमारे पास अन्नकाल कितने हैं? 12। सब 12। 12। हाँ मतलब 3 को मिला के अगर हम करते हैं तो हमारे पास 3 है, तो होगा टोटल 12। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ये आता है प्रवर शुद्धि में अन्नकाल होते हैं, ऑप्शन आपके पास दे रखा है 1 2 3 4, क्या आंसर लगाओगे? सर फिर तो 3 लगाएंगे। 3 लगाएंगे। सर अगर यही 3। यही वो 12 कर दे तो? सर तो 12 लगाएंगे। अच्छा, अब वो ऐसा कर दे कि 12 भी दे दे और 2 भी 3 भी दे, तब क्या करोगे आप? सर फिर तो 3 लगाएंगे। दोनों सर लगा देंगे सर, सर वो 12। तो ऑप्शन नहीं है ना, बोथ ऑप्शन नहीं है। सर 12 लगाइए। सर 12 होंगे। बेटे का कौशिक का बेटा, कुछ दिक्कत हो रही है ज्वाइन करने में आपको? आप बार बार कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? सर वो नेटवर्क इशू हो जा रहा है। कौन सी सिम चलाती हो? जियो। BSNL चलाएगा? जी सर कल ले लेंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ, एयरटेल चलाना, BSNL तो कुछ नहीं होगा। एक हाँ ठीक है। तो देखो पहली बात तो क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा और डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन ये, जब शिकायतें पढ़ेंगे इस पर फिर भी हमें जाना चाहिए 3 की तरफ, ठीक है, क्योंकि यही मूल श्लोक का कंटेंट है। 12 भी ऑप्शन हो सकता है सही, पर मोस्ट करेक्ट क्या होता है 3 होता है, क्योंकि अब जो है मैंने आपको पहले बताया था, अब ये नहीं लिखा आता है कि सही ऑप्शन चुनना, अब लिख के आता है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है, यानी गलत हो सकते हैं पर उसमें से अच्छा चुनना होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे बार बार, तो इनका ध्यान रखना है हमें। तो हमारे पास 12 चीजें हो गई, तो मैं यहाँ से फिर दोबारा शुरू करता हूँ। पहले दिन अगर हमने ये कर दिया है तो सेकंड डे हम लोग क्या करेंगे, सुबह को पेया, शाम को फिर पेया, क्योंकि यहाँ पे 3 है। अब हर ऑप्शन के हमारे पास 3 अन्नकाल हैं, तो हमने 3 बार पेया दे दी। थर्ड डे आया हमारा, फिर क्या करेंगे हम लोग, सुबह में क्या देंगे, विलेपी देंगे सर। विलेपी देंगे। शाम शाम को क्या देंगे, फिर विलेपी विलेपी। देंगे सर। शाम को भी विलेपी ही देंगे। और फिर सुबह क्या देंगे, सर विलेपी। फिर विलेपी देंगे सर। फिर विलेपी देंगे, यानी कि 4th डे शुरू हो चुका होगा यहाँ पे। 4th डे की फिर शाम को हम लोग क्या देंगे, सर छौका मार के जूस देंगे। छौका मार के जूस रोस्ट। देंगे। वेरी गुड। ध्यान रखना छौका मार के नहीं देंगे, इवन बिना छौके वाला देंगे, ठीक। हम अकृत यूश पहले देंगे और 5th डे जब शुरू हो जाएगा हमारा, इसलिए मुझे आपको प्रवर वाला बताना पड़ा था। कृत और अकृत को डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे ये वाला एग्जाम्पल देना पड़ रहा है कि दोनों आप हीन शुद्धि वाला भी एग्जाम्पल याद रखना और प्रवर वाला भी, ठीक है। और फिर हम 5th वाले में सुबह में क्या करेंगे, कृत यूश हो जाएगा और शाम को अकृत यूश, सॉरी 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 सॉरी, कृत यूश हो जाएगा। अब मुझे बताओ 6th डे क्या होगा, 6th डे क्या होगा बताओ मुझे। सर मांस मांस रस, रस। वो भी छौका मार के या बिना छौके। बिना अकृत मांस रस, शाम को फिर कृत मांस रस।
फाइनली हमारे पास आ गया है 7th डे। आपको पता है 7 दिन एक पवित्र हफ्ता होता है? कौन बताएगा वो कौन सा पवित्र हफ्ता होता है जिसमें 7 दिन होते हैं, जैसे कि परवर शुद्धि में 7 दिन होते हैं? जल्दी बताओ। क्या बेटा, क्या कह रहे हो बेटा? जल्दी बताओ। नहीं बॉस, हम पहले पादांशिक क्रम बोलने वाले थे, लेकिन वो तो 14 दिन का होता है। यमदंष्ट्रा भी, वो भी 14 का होता है। कोई बताएगा? विजय बताओगे? ओमेश बताओगे? जल्दी बताओ। मुदित, बहुत टाइम लेते तुम लोग। सर ऋतु चलो एक हिंट देता हूँ, वो पवित्र हफ्ते का इंतजार सबको रहता है, सब उसे सब बहुत खुश होते हैं उस हफ्ते में। फरवरी से हाँ, वैलेंटाइन वीक। खैर छोड़ो। अकृत कृत कृत मासरस और क्या रह गया? जो शाम वाला रहेगा वो नॉर्मल डे रहेगा, ठीक है? ये नॉर्मल डे रहेगा। प्लीज़ इस चार्ट को थोड़ा देख के जाइए, क्वेश्चन कैसा ही बने आपको सॉल्व करना है। टफ से टफ क्वेश्चन भी वैसे इतने बनते नहीं, टफ क्वेश्चन अन्नकाल से क्वेश्चन पूछ लेता है, कितने अन्नकाल होते हैं किस शुद्धि में, संसर्जन क्रम में, इतना ही पूछ लेता है। किस लिए संसर्जन करते हैं ये पूछ लेता है, प्राणों की वृद्धि के लिए और मंदाग्नि की वृद्धि के लिए। 2 ऑप्शन ही हो गए। ऊपर से कितने दिन में करते हैं, तो 3 और 5 7 दिन हमने देख लिया। बस थोड़ा सा आपको याद रखने वाली बातें ये हैं कि हमारे पास कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं और कितने अन्नकाल हैं, और खासकर जब हम ये कृत अकृत वाला कॉन्सेप्ट आएगा, इतना डिटेल में अभी तक तो नहीं पूछा है क्वेश्चन, पर पूछ ले तो आपको याद रखना है कि पहले अकृत से शुरुआत करेंगे, रिमेनिंग 2 कृत हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पर रहेगा, और 7वें दिन की शाम नॉर्मल डे हो जाएगा, क्योंकि 12 अन्नकाल हो चुके होंगे। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है या कुछ गड़बड़ है? जल्दी बताओ। आ गया सर। ठीक है। एम नंदिनी बताओ, समझ में आया नहीं आया? नंदिनी? जी सर, आगे समझ में। ठीक है। ये गुरुता का क्रम और याद रखिएगा। गुरुता का क्रम ये थोड़ा गुरु कि कौन ज़्यादा हैवी होता है उस हिसाब से एक बार ऐसे देख लीजिएगा, नज़र डाल के छोड़ दीजिएगा इसको। जब मैं वैसे कल्पना पढ़ाऊंगा तो हाँ हम लोग डिटेल में देखेंगे, यहाँ तो रटने जैसी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। मंड, पेया, यवागु, बिलेपी। ओके, ये गुरुता का क्रम एक बार देख के चलिएगा। और कुछ है बताने लायक? आई थिंक और तो कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बस पूछ रहा हूँ आपसे जनरल नॉलेज के लिए, कि मान लो बमन करा दिया हमने और समसर्जन क्रम करा दिया, तो अब जब ब्रेचन कराएंगे मित्रों, तो हमें स्नेन स्वेदन दोबारा कराने की जरूरत है क्या? ऐसे शुरू हो जाएंगे? जी सर, फिर से जी सर, कराएंगे जी। चलिए, वेरी गुड, लिख लीजिए इस लाइन को। ठीक। अच्छा, जो चावल हम यूज करते हैं जनरली ये वागो वगैरह मंड वगैरह बनाने में, तो चावल कौन से होते हैं बताओ पहले? रक्तशाली चावल रक्षाशाली। या फिर साठी के चावल। हाँ वेरी गुड, साठी कह लो, साली कह लो। ठीक। पुराने होने चाहिए, लाल होने चाहिए, और शाली तंडुल या चावल। साठी चावल को साठी चावल क्यों कहते हैं मित्रों? 60 दिन सर में। वो 60 दिन 60 दिन में में पक के पक्का तैयार होगा। होता है। क्योंकि वो 60 दिन में पक कर तैयार होते हैं। क्योंकि 60 दिन में पक के तैयार होता है। बहुत बढ़िया। और याद रखिएगा ये लोहित प्राण साली तंडुल हर जगह काम आएगा, तो इसमें बार बार नहीं रटना है आपको, आंख बंद करके ऑप्शन लगाना जहाँ भी आएगा है। लेकिन क्या हम ये चावल आजकल खाते हैं? नहीं। यही वजह है कि हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे खुद को, जिम जाना पड़ रहा है हमें, क्योंकि चावल ही गलत खा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सब तो हो गया।
आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये सब छोड़ दो आप लोग, मैंने जो पढ़ा दिया काफ़ी है इतना। यहाँ से शुरू करते हैं विरेचन कर्म। कैलिफोर्निया में लोग इसे परगेशन कहते हैं, इंडिया में विरेचन कर्म कहते हैं। तो विरेचन कर्म की विधि यही कि वमन करा देने के बाद पुनः स्नेह स्वेदन कराकर जब मनुष्य स्वस्थ हो जाए, उसका मन किसी भी चिंता से ग्रस्त ना हो, सारे मैटर सॉल्व हो जाए उसके, इस बात को समझ ले और ये बात भी समझ ले कि इस व्यक्ति को रात्रि में सुखपूर्व नींद आई हो। ये सारी विधि वही है, हमने वहां भी पढ़ा था, सुखोषितम सुप्रजीड भक्तम। हम वमन से पहले भी कर रहे थे कि रात को चैन से सोया हो, लंबी लंबी बातें न की हो, और रात का खाना भी ढंग से पच गया हो। ठीक है, सुखपूर्वक नींद आनी चाहिए इसको, और खाया हुआ अन्न दिन का उचित रूप से पच गया हो। फिर वही हम लोग मुहूर्त वगैरह देखेंगे, ब्राह्मण दोस्तों से क्या कराएंगे, मंत्र वाचन कराएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चन आता है, बस आप इसको याद रखिएगा, इसमें हम निषोध देते हैं, एक अक्ष की मात्रा में निषोध देते हैं हम उसे। कहाँ गया, हाँ, त्रिव्रत कलकम अक्ष मात्रम, एक अक्ष की मात्रा में। और जब हमने टेबल बनवाई थी तब भी हमने इसकी बात करी थी, याद आ रहा है आपको? कहाँ गया देखो, त्रिव्रत कल्क की मात्रा एक अक्षय तोला थी, जबकि मदनफल पिप्पली की मात्रा अंतरनग मुष्टि प्रमाण, मदनफल कषाय काढ़े की मात्रा अर्धंजलि थी, और वहीं पुष्पचूर सलाटों की मात्रा एक प्रकुंच एक पल थी। मैं आपको बार बार रिवीजन कराऊंगा जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए, तो याद रखना इस बात को। ओके, फिर इसके बाद हमें सब छोड़ देना है, सब वही वाली बातें हैं कि हमें देश काल सातु प्रकृति देख कर ही देना है। और उसके बाद ध्यान रखना कि जब उचित रूप से विरेचन हो जाए तो धूमपान को छोड़कर बमन विधि में जो कुछ हमने किया था वो सब यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तब तक करेंगे जब तक रोगी में वल वर्ण स्वाभाविक रूप से पूर्ण ना हो जाए, इंसान पहले जैसा ना हो जाए। तो जब उचित रूप से विरेचन हो जाएगा तो धूमपान को नहीं कराना, हमने बता दिया, धूमपान ना बस्ती के में कराते हैं ना विरेचन के बाद कराते हैं, कराते तो नश्य और वमन के बाद, ये हमें याद रखना है। ठीक मित्रों, इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लायक जो आप याद रखना हो, सब छोड़ देना आप। ये थोड़ा सा देख लेना। सीधी स्थान 6 का श्लोक है कि कर्मणाम बमन आदि नाम अंतरेषु अंतरेषु च स्नेह स्वेदो प्रयुंजित स्नेह चांते प्रयोजित। ठीक है, स्नेह स्वेदन हम कराते हैं पहले, और बीच बीच में हम क्या करा सकते हैं, स्नेहन करा सकते हैं, बीच बीच में हम उसे स्नेहन करा सकते हैं, बाद में भी हम उसे स्नेहन करा सकते हैं, हमें याद रखना है। एक क्वेश्चन मान लो ऐसे बना देते हैं हम लोग ऐसे ही कि स्नेहन का प्रयोग करते हैं, स्नेहन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन है हमारे बमन विरेचन से पहले, बमन विरेचन के बाद, थर्ड बोथ, फोर्थ नन ऑफ दीज। बताओ। बोथ 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 है। हमें याद रखना है, वेरी गुड वेरी गुड, हमें याद रखना है। ट्रिकी क्वेश्चन है, आया नहीं है पर आ सकता है कभी भी, ध्यान रखना कि स्नेहन स्वेदन तो पूर्व क्रम के तौर पर ही कराते हैं, जब बमन विरेचन का प्रारंभ करने जा रहे हो तो उससे पहले ही कराना है। परंतु जब भी किसी भी संशोधन कर्म, आइदर बमन और विरेचन, अगर धातु क्षय या कमजोरी फील होती है तब हम स्नेहन का प्रयोग करा सकते हैं, बट स्वेदन का नहीं कराएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन केवल स्नेहन पर लागू होता है, स्नेहन का प्रयोग पहले भी करा सकते हैं, हम लोग बाद में करा सकते हैं। अब बाय बाय के लिए तो अच्छा क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक श्लोक और है सुश्रुत का, इसी बस आप अंडरलाइन कर लो, बाद में इसको डिकोड करेंगे जब मैं आपको बस्ती पढ़ा रहा हूँ। और क्योंकि मुझे एक साथ लिखाना पड़ेगा आपको कि चरक ने क्या बताया कि वमन के 1 दिन बाद विरेचन कराना है, किसी ने बताया कि 15 दिन के बाद कराना है, किसी ने 21 दिन के बाद कराया, वो एक साथ लिखाएंगे तब इसकी चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, फिलहाल इतना देख लो कि ये सुश्रुत 15 दिन के बाद विरेचन कराने की बात कहते हैं, वमन के बाद। और
ये छोड़ दो आप लोग। फिर यहाँ बात आई है दरिद्रों के लिए पंचकर्म विधि। ऊपर ही बता दिया गया है कि जो पंचकर्मा होता है, जो ऊपर जो तरीके बताए हैं आचार्य आत्रेय ने अग्निवेश को, वो तरीके केवल राजाओं के लिए हैं। राजाओं के लिए हैं, यानी कि अमीर लोगों के लिए, मतलब तुम जैसे लोगों के लिए हैं, जिसके पास विपुल द्रव्य हो, बहुत सारे द्रव्य खरीदने की, है ना, एसी वाले हॉल का खर्चा उठाने की, अच्छे ट्रेंड स्टाफ का खर्चा उठाने की क्षमता हो, वही इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दरिद्र है वो कैसे कर सकता है? तो कुछ मत पढ़ो इन सब चीज़ों में, क्या ही पढ़ पाओगे तुम लोग, है ना, ऐसे क्वेश्चन आने वाला है। पर इतना याद रखना है कि ऐसा व्यक्ति भी जो कुछ अवेलेबल हो पाए ऐसी सामग्री को इकट्ठा करके पंचकर्मा करा सकता है, और तब भी ऐसा ना हो पाए तो जो जो सामग्री वस्त्र भोजन आदि एकत्रित कर सके उससे एकत्र कर शक्ति के अनुसार सेवन करना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि उसे कुछ नहीं करना चाहिए, उसे राजा के द्वारा सहायता प्राप्त स्थानों पर चले जाना चाहिए जहाँ पर सब कुछ फ्री में अवेलेबल हो, या आज की लैंग्वेज में कहें कि गवर्नमेंट कॉलेज में चले आना चाहिए, उसे आरएसी में चले आना चाहिए। वहाँ पर ये सब आप उसको फ्री मिल जाएगा, क्योंकि वो सामग्री जो धनवान लोग अपने घर पर इकट्ठी करते हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में इकट्ठी करते हैं, वो यहाँ सरकार द्वारा व्यवस्थित मिलती है, और तत्कालीन सरकार तो इस पर विशेष ध्यान दे रही है। आइए इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक की चर्चा करते हैं, जो है संशोधन से लाभ। ये श्लोक आपको रटा होना चाहिए। निश्चित रूप से मैं कम श्लोकों को रटने की बात करता हूँ, पर ये श्लोक तो आपको निश्चित रूप से रटा होना चाहिए। मलापहम रोगहरम वल प्रसादनम पीतवा संशोधनम सम्यक आयुषा युज्यते चरम। कि शारीरिक दूषित वात पित्त कफ या मूत्र पुरुष मल, चाहे ये मल तो किसी प्रकार का हो सकता है, ठीक है, तो ये मल अपहम हो गया। मल में किसको ले लिया गया? इसमें शारीरिक दोषों को भी ले लिया गया और मूत्र पुरुष इत्यादि मलों को भी ले लिया गया। रोग हरम, रोगों को नष्ट करने वाला। बल वर्ण प्रसादन, ठीक है, बल का आधान करता है। बल का आधान होता है, सीधी सी बात है, जब चैनल एक बार प्योर हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, तो जो भी हम चीज खा रहे थे, जब हम बहुत दिनों तक या हम स्वस्थ व्रत की दृष्टि से क्रमशः बसंत और शरद ऋतु में क्या नहीं करते हैं, वामन विरेचन नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारे स्रोत है, मान लो हमें आप फिलहाल गट को मान लेते हैं, तो इसकी जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता धीरे धीरे क्या होती है, मिलान होने लगती है, कम होने लगती है। और जब हम अच्छे से क्या कर देते हैं, एक बार संशोधन कर देते हैं, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो बस्ती में भी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे ऐसा, उसमें यूज़ करते हैं हम लोग, एलोपैथी भी इसको यूज़ करती है कई दृष्टिकोण से। पर फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि कैसे बल वर्ण प्रसादन होता है, क्योंकि फिर जो भी हम खाना खाते हैं वो अच्छे से शरीर को लगने लग जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन रेट हाई हो जाता है और मल त्याग कम हो जाता है। तो बल वर्ण प्रसादनम, बल बढ़ता है और वर्ण बढ़ता है, यानी चमक आती, चेहरे पर कांति आती है, ठीक है, इंसान स्मार्ट हो जाता है। पीतवा संशोधनम समेग आयुषा चिरम, बल वर्ण को बढ़ाने वाली संशोधन औषधों को पीकर मनुष्य क्या करता है, चिरम माने लंबी आयु को जीता है या उससे युक्त हो जाता है। तो ये इस संशोधन के लाभ हैं। ये आपसे जब भी पूछा जाएगा, स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि मलापहम रोगहरम वल वर्ण प्रसादनम किसके लाभ हैं, कोई ऑप्शन पहला दे देगा आपको स्नेहन के लाभ हैं, दूसरा दे देगा आपको रसायन के लाभ हैं, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको संशोधन कर्म के लाभ हैं, चौथा आपको दे देगा सिंपली आयुर्वेदा से पढ़ने के लाभ हैं। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका? संशोधन। पक्का? अजय बताओ क्या आंसर होगा इसका? मलापहम रोगहरम वल वर्ण प्रसादनम, क्या आंसर होना चाहिए? ये किसके लाभ है? स्नेहन के, रसायन के, संशोधन के, या सिंपली आयुर्वेदा से पढ़ने के? जल्दी बताओ। संशोधन। सर आयुर्वेदा से। संशोधन के हैं, वेरी गुड। तो इस तरह के क्वेश्चन आप अगर लिख पाओ कॉपी में तो लिखते रहिएगा। हाँ, मैं एक बात तो बताना आपको भूल ही गया कि हाँ, दो बातें करनी थी। पहली बात तो ये 10 से 11 वाला टाइम ठीक है, या कुछ लोग बार बार मुझे कहते रहते हैं कि 9 से 10 करना चाहिए, ऐसा कुछ बताओ। सर यही टाइम ठीक है। सर यही टाइम सही है। ठीक ठीक ठीक, क्योंकि इस टाइम तक हम लोग खा पी के और थोड़ी बहुत बात करके निपटा देते हैं तो सही रहता है। और जो निशाचर लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही परफेक्ट टाइम है ये। दूसरा मुझे ये जानना था कि अगर आप
को मॉडर्न पढ़नी हो, मॉडर्न, ठीक है, ऐसे मान लो पैथो पढ़नी है, किसी को क्लिनिकल पढ़नी है, मान लो फार्मा पढ़नी है, तो ऐसा मेरा एक दोस्त है, दोस्त नहीं, जूनियर है लखनऊ में, योगेंद्र प्रताप सिंह। तो अगर आप पढ़ना चाहो, मेरे ख्याल से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ाता है वो। शगुन कितना है उसका, कुछ पता है, आइडिया बताओ। बस फार्मा का 1500 और क्लिनिकल अच्छा का 2000। अच्छा अच्छा, मतलब लगभग इसी के आसपास है। तो अगर आपको कोई कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको यहाँ पर इंक्लूड कर लूँगा, वरना जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि दो चार लोगों ने मुझसे बोला था तो मैंने सोचा मैं बात रख के देखूंगा। अच्छा, और भी कुछ बात करनी थी, फिलहाल भूल गया मैं, आगे देखूंगा। हाँ, मैं एक बात और बताना चाहता था कि जो लोग अगर मन बना ले पढ़ने का, बाकी लोग अभी रिसर्च करते रहो और एनालिसिस करते रहो, लेकिन जो लोग मन बना चुके हैं, पहले मैंने बताया था कि आप कम से कम 500 पेज की कॉपी खरीद लीजिएगा। और अभी तो केवल मैं संहिता पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो जब नोट्स पढ़ाने लग जाता हूँ तो उन नोट्सों को आप अपने पेन से 4-5 कलर के पेन लेके उनको रफ जो फेयर करते रहिएगा, उतारते मैं कभी भी चेक कर सकता हूँ उनको, ठीक है। इस बात का आपको विषय ध्यान रखना है। और जैसे ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा और 16वां चैप्टर शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा, जैसे कि होने ही वाला है शायद आपका। ये बताओ नंदिनी, स्वेदन का टेस्ट हुआ नहीं हुआ अभी तक, स्वेदन अध्याय का? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। तो स्वेदन अध्याय का टेस्ट है भाई। आज मंगल है तो बुध गुरुवार को रख लेते हैं, कैसा रहे, गुरुवार को रख लेंगे कि शुक्रवार को? जी सर। जल्दी बताओ, शुक्रवार को गुरुवार को? सर कोई भी दिन सही रहेगा। सर कोई भी दिन सही रहेगा। सही है, पढ़ने वालों के लिए कोई भी दिन सही रहता है निश्चित रूप से। लेकिन जो ये कह रहे हैं मनी मन कि हमने तो कल ही ज्वाइन किया है, उनके लिए कोई छूट नहीं है मित्रों। आप यूट्यूब पे जाइएगा, सारे लेक्चर अवेलेबल है, शायद पार्ट 13 से आगे के जितने पार्ट है वो स्वेदन वाले ही, यहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ से पढ़कर आपको देना है। और मैं शुक्रवार को इसकी डेट निर्धारित करता हूँ कि ये टेस्ट आप ध्यान रखिएगा, शुक्रवार को होगा, ठीक है। सब लोग तैयार हो? जी बॉस। जी सर। जी सर। ठीक है। अक्सर जो हमारे टेस्ट में टॉप करता है उसको बहुत बड़े बड़े इनाम मिलते हैं। पिछली बार किसी के साथ मर्सिडीज मिली थी, लंबरगिनी, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, ये तो आम बात है, मिलते रहते हैं, इसलिए मेहनत जरूर करिएगा, ठीक। फिर बात करते हैं तत्र श्लोका की। तो याद रखना, तत्र श्लोका जो है एकमात्र ऐसी संहिता है, चरक संहिता, जिसमें ये आता है, जिसमें ये वर्णित होता है बार बार। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था कि तत्र श्लोक किस संहिता का, किस संहिता का तत्यात्म लक्षण है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये चरक संहिता का। तो जब आप नोट्स बना लोगे ना, इस तरह के क्वेश्चन जो फ्रेम करता रहता हूँ बीच बीच में मैं, इनको थोड़ा सा एक पेज छोड़ दिया करो नोट्स बनाते बनाते बीच में, वहाँ नोट डाउन करते रहा करो, क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्म में याद रखना बहुत आसान होता है हमारे लिए। तो जो जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आते रहते हैं बनाता रहूँगा, आप उसको जरूर डालते रहिएगा साथ में, ठीक है, या पॉइंट वाइज डाल दीजिए जैसी आपको सुविधा हो। ओके, ठीक है। अगले अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, 16वां अध्याय है, इसका नाम है चिकित्सा प्रावर्त। अक्सर बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि चिकित्सा प्रावृत का मतलब क्या है। तो चिकित्सा प्रावृत एक्चुअली वैद्य के लिए कहा गया। पहला क्वेश्चन तो ये होता है किसके लिए बोला गया है, रोगी के लिए बोला गया है क्या, क्या परिचारक के लिए बोला गया है, क्या वैद्य के लिए बोला गया है, क्या स्टूडेंट के लिए बोला गया है। चिकित्सा प्रावृत एक्चुअली वैद्य के लिए बोला गया है, यानी कि ऐसा वैद्य जो प्राभृत माने भरपूर होता है, उन सभी उपकरणों से संपन्न होता है जो चिकित्सा के लिए उपयोगी है। कोशिश कर लेना टॉपर लोग, अगर आप ये वाला इतना, देखो टॉपर लोग तो इतना याद कर लें यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मुझ जैसे लोग कहाँ तक याद करेंगे, केवल इतना, भृति भरणम आयोजनम प्रवृत्ति, ये लिख के आएंगे जब भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि स्वभाव स्वभाव उपरम बात की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो जो ससंदर्भ व्याख्या करोगे तो चैप्टर का नाम लिखना पड़ेगा, चैप्टर का मतलब बताओगे, तो कम से कम इतना तो क्वेश्चन याद करिए, इससे आप लिख पाओ कि चिकित्सा प्रावृत में इसका मतलब क्या है, ठीक मित्रों। आगे कहते हैं कि चिकित्सा प्रावर्तो धीमान शास्त्रवान कर्म तत्परः नरम ब्रेचति यम सा योगात सुखम अश्नुते।
कह रहे हैं कि जो वैद्य चिकित्सा प्रावर्त होता है, जिसने सारे इंस्ट्रूमेंट नए-नए ब्रांडेड खरीदे होते हैं, जो बुद्धिमान होता है, जो कर्म में तत्पर होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज इंटेंसिव उसकी अच्छी जगह से होती है, निश्चित रूप से जब वो विरेचन करता है, जब भी वो नरम विरेचति, जब भी वो विरेचन करता है, तो सुखपूर्वक ही करता है, सुखपूर्वक ही करता है। ठीक है? यानी कि जिसको अनुभव है, जिसने हर काम करके देखा है, तो अनुभवी लोगों के साथ रहने का निश्चित रूप से लाभ होता है, सुख प्राप्त होता है, वो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से। सेकंड बात करें, जस्ट उसका उल्टा बताया गया है कि यम वैद्यमानी, ठीक है? जो वैद्य वैद्य नहीं है, वो वैद्यमानी है। खुद को वैद्य मानता है, वैद्य है नहीं एक्चुअली में वो, जो खुद को मानता है। जैसे कुछ लोग कूल होते हैं और कुछ लोग खुद को कूल मानते हैं, दोनों फर्क होता नहीं होता? बताओ मित्रों, जल्दी बताओ, ऐसा होता ही नहीं होता? जी सर। जी है ना? मान लो किसी कोई आपसे कह रहा है कि मैं तो बहुत ओपन माइंडेड हूँ, और आपने उसको जो है सब बता दिया, लेकिन बस यहीं गड़बड़ हो जाएगी। कुछ लोग जो है, किसी ने कह दिया मैं ओपन माइंडेड हूँ, और उसने जो है ध्यान नहीं दिया और अपने इंस्टाग्राम से रात को 1:48 पर किसी को कोई मैसेज कर दिया, परंतु ये भूल गया कि उसका पासवर्ड तो उसके पास है। और उसके बाद क्या होता है आप सब लोग जानते हो। तो कहना और होना दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है? किसी ने कहा मैं बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड, बहुत ज़्यादा कूल हूँ, और आपने एक चीज़ सुलगा ली, लेकिन सुलगा तो ली उसके सामने, लेकिन अब जो वो आग लगाई आपकी ज़िंदगी में, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वैद्यमानी होना और मानव को दुःख प्राप्त होगा, कठिनाई, कष्ट प्राप्त होगा, पीड़ा प्राप्त होगी। तो ये आपको याद रखना है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का पहला श्लोक याद रखिए। इसमें आपको किसका वर्णन किया गया है ये? बताओ, क्या कहते हैं इन्हें? ये श्लोक किसका है? सर रोगायतन। वेरी गुड। चलो, ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी आप लोगों को। ये रोगायतन का श्लोक है, ये निदान का श्लोक है। चलो, 3 प्रकार के निदान बताए ना? काल, अर्थ, कर्मणाम, योगो, हीन, मिथ्या, अतिमात्र का। और जब ये सम्यक हो जाते हैं, जब ये सम्यक हो जाते हैं तो वही आरोग्य का कारण हो जाता है, और जब ये हीन, मिथ्या, अतिमात्रक होते हैं तब ये रोग का कारण होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? इसमें कुछ खास नहीं याद करने लायक। हाँ, थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये जरूर देख लेना कि जब भी रेचन वर्ड यूज होगा, यहाँ ब्रेचती से केवल विरेचन का ग्रहण नहीं करना है, अपितु दोनों का ग्रहण करना है। यहाँ एक मोटा-मोटा समझने की कोशिश करें। यदि विरेचन लिखा हुआ है, वैसे तो देखो विरेचन का मतलब विरेचन ही होता है, यानी कि अधो मार्ग से मलों का निकलना। वमन का मतलब ऊर्ध्व मार्ग से दोषों का या मलों का निकलना। और यदि रेचन शब्द यूज हो रहा है, तो निश्चित रूप से दोनों के लिए यूज होता है, यानी वमन विरेचन दोनों के लिए। रेचति यानी कि शरीर से किसी चीज को खींच के बाहर निकालना, रेचन कर देना उसका, तो वो क्या होगा? तो वो तो वमन में भी होता है और विरेचन में भी होता है, दोनों में ही दोषों को बाहर निकाला जाता है। ठीक है? एक तरीके से बलपूर्वक ही कह सकते हैं, क्योंकि औषधि अंदर जाके खलबली मचाती है और वो बाहर निकाले जाते हैं। तो रेचन से दोनों समझना है, विरेचन से विरेचन, और वमन से वमन ही समझना है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पर आते हैं इस चैप्टर का सबसे कठिन पोर्शन। देखिए, इसका वैसे सही समाधान तो देखो यही है कि आप श्लोक याद कर लो। जिसको देखो ये याद हो जाते हो, वो निश्चित रूप से श्लोक याद कर लो। और किसी के करो मत करो, लेकिन जितने भी सम्यक योग हैं, सम्यक योग चाहे वमन का हो या विरेचन का हो, आगे बस्ती की बात करेंगे, फिलहाल 2 पे फोकस करते हैं। वमन विरेचन की यदि जो सम्यक योग है, वो तो निश्चित रूप से कैसे भी करके आप लोग रट्टा मार के याद कर लीजिए सम्यक योग के श्लोक। तीनों जिसको याद हो जाते हैं, उससे अच्छा क्या ही हो सकता है, बट एटलीस्ट समय के तो कर ही लीजिएगा। आइए देख लेते हैं इसको एक एक करके हम लोग कैसे याद करना है। सम्यक विरक्त पुरुष, पहली बार याद करना। विरक्त का मतलब पूछ लिया जाएगा भैया आपसे कि विरक्त का मतलब क्या है। ऑप्शन दे दे, बमन, विरेचन, बस्ती, या ए एंड बी बोथ। क्या आंसर लगाओगे? वृत्त का क्या बोथ मतलब? विरेचन। ऐसे जाओ बोथ उसके बारे में महाराष्ट्र का सब बोथ। विरेचन, सीधी सी बात है, बोथ।
बहुत कंफ्यूज करने के लिए किया गया बेटा, बहुत नहीं है इसका। ठीक है, अब देखते हैं कि सम्यक वेरिएशन कैसे होता है, उसके क्या सिम्टम होते हैं। कह रहे हैं दौर्बल्यम लाघवम ग्लानि व्याधि नाम अड़ुता रुचि। वो सीधी बात है, आप इमेजिन करिए विरेचन हो गया है किसी का, अच्छे से विरेचन हो गया है। प्रवर शुद्धि में विरेचन के कितने वेग होते हैं मित्रों? 30। भूल गए क्या? 30 होते हैं। मध्य शुद्धि में सर 20। 20। और अवर शुद्धि में या हीन शुद्धि में 10। 10 होते हैं। वेरी गुड। इमेजिन करिए कि भाई 30 वेग का विरेचन कर चुका है, तो क्या उसके अंदर दुर्बलता नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी बताओ? लघुता नहीं आएगी क्या? ग्लानि नहीं आएगी? इंद्रियां काम करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी। व्याधि नाम अड़ुता और रुचि, यानी कि जो व्याधि थी, जिस व्याधि के लिए हम करा रहे थे विरेचन, क्या उसमें अड़ुता नहीं आएगी? क्या उसमें कमी नहीं आएगी? मुझे बताइए। आएगी, जरूर आएगी। रुचि होगी, यानी खाने में उसका मन लगेगा। हृदय और वर्ण की शुद्धि होगी नहीं होगी? हृदय की शुद्धि होगी, बिल्कुल होगी। हृदय की शुद्धि हो जाएगी, क्योंकि हृदय तो भैया रस धातु और कई धातुओं को संभालता है, ओज को संभालता है। वर्ण की शुद्धि होगी, बिल्कुल। जैसे ही धातुएं सम्यक होती हैं, जैसे ही धातुएं संपत होती हैं मित्रों, निश्चित रूप से वर्ण वर्ण की तो प्राप्ति होती है। इसमें रटना तो कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ भी नहीं रटना होता। जब जब धातुएं संपत होंगी, जब जब धातुएं शुद्ध होंगी, तो वर्ण वर्ण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हृदय और वर्ण की शुद्धि होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से याद रखना, ये वाला याद रखना। थोड़ा कलर चेंज कर दें इसका। क्षुत तृष्णा काले वेग प्रवर्तनम, ये किसका लक्षण है? आंसर हमेशा जाएगा इसका, सम्यक विरेचन का लक्षण है। ठीक मित्रों, क्षुत तृष्णा काले वेग प्रवर्तनम कहाँ गया? हाँ, क्षुत तृष्णा एक साथ आया, भूख प्यास लगना और काले समय से वेग बाहर निकल जाना, ये सम्यक विरेचन के लक्षण है। क्योंकि ना तो अजीर्ण हुआ, ना बेबंद हुआ, ना कुछ हुआ। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये हो जाएगा। यहाँ पर ग्लानि और व्याधि में कमी आएगी, अड़ता होगी। क्या कह रहा है? बुद्धि इंद्रिय मन शुद्धि। क्या क्या हो जाएगा देखो, अब यहाँ पर मेंटल प्रोसेस पर भी फर्क पड़ रहा है, मानसिक प्रक्रिया पर भी इसका असर हो रहा है सम्यक विरेचन का। क्योंकि बुद्धि इंद्रिय मन की शुद्धि हो रही है। ये बीएमएस नहीं है, ये बीआईएमएस है मित्रों। बुद्धि इंद्रिय मन शुद्धि हो रही है। और मारुतस्य अनुलोमता, जो वायु है, जो वायु है वो अपने अपने मार्गों से निकलेगी, उसका अनुलोमन हो जाएगा। वायु का क्या हो जाएगा? अनुलोमन हो जाएगा, यानी कि जो जिसका मार्ग है उसी मार्ग से प्रवृत्त हो जाएगा, बीमार गमन नहीं होगा। मुझे बताओ, उदान वायु जो होती है, वो उसका मूवमेंट किधर की तरफ होता है? की तरफ। गर्मी बहुत है ना, अपान वायु का? नीचे की तरफ। ठीक है, बहुत बढ़िया। काय अग्निश अनुवर्तनम, और जो काय अग्नि होती है वो उसका भी अनुवर्तन हो जाता है, यानी कि जैसे वो पहले थी, जैसे उसे होना चाहिए, यानी कि समय रूप से होना चाहिए, सम होना चाहिए, तो काय अग्नि भी सम हो जाती है। तो भाई श्लोक याद करना पड़ेगा, है ना? अगर आपको ऐसे याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इतना वो डिफिकल्ट देता नहीं है, इतना कठिन देगा नहीं आपको। ठीक है, फिर भी लेकिन हमें तैयारी तो ऊंचे की करके चलनी, जिससे कि हमें ये चीज़ें बहुत सरल लगने लग जाए। जब एग्जाम में बैठे तो लगे कितना हलवा पेपर आया है, लेकिन पहले हम टफ मान के चलें तब ऐसा। अभी से हम इसे सरल नहीं मान सकते। सीधी बात है, दौर्बल्य लाघव होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन ये बताइए, क्या दौर्बल्यम और लाघव बमन में नहीं हो सकता? अगर बमन का सम्यक योग होगा तो उसमें नहीं होगा क्या? ये तो उसमें भी हो सकता है। बताओ, होता नहीं होता? जी सर। इतना उदास हो गए क्यों बोला तुमने? जबरदस्ती बुलवा रहे हैं क्या? लघुता, क्या नशीले पदार्थ गर्ल्स हॉस्टल में भी जा रहे हैं क्या? दौर्बल्यम लाघवम ग्लानि व्याधिना मड़ता रुचि। ठीक है, और क्षुध तृष्णा काले वेग प्रवर्तनम।
हृदय वर्ण की शुद्धि हो रही है और बुद्धि इंद्रिय मन की शुद्धि हो रही है। मारुत का अनुलोमन हो रहा है और काय अग्नि का अनुवर्तन हो रहा है। बस सारे ऑप्शन बार बार पढ़ोगे, अपने आप टिक कर दोगे, ये सम्यक विरेचन के लक्षण है। यदि अवरिक्त हो जाए तब क्या करेंगे? लास्ट श्लोक पढ़ते हैं आज की क्लास का। यदि अवरिक्त हो जाए, उसका अयोग हो जाए, हो ही न विरेचन, तब कैसे सिम्टम आएंगे? तो याद रखना है सठीवनम। ठीक है, सठीवनम यानी कि थूकने का मन करेगा, बार बार थूकने का मन करेगा। हृदय की अशुद्धि होगी, उत्क्लेश होगा, जी मिचलाएगा, श्लेष्म पित्तयो, और क्या होगा? जो श्लेष्म और पित्त है वो भी यहाँ पर उत्क्लेश होगा। ठीक है, वो भी यहाँ पर उसका उत्क्लेशन होगा, प्रकोप होगा, आद्यमान होगा, पेट फूलेगा, अरुचि होगी, छर्दी होगी, दौर्बल, अलागवम, जंगा उरुशदनम, जो हमारा काफ मसल वाला रीजन है, जो फीमर वाला एरिया है, उसमें थकावट महसूस होगी, शिथिलता महसूस होगी, तंद्रा होगी, स्तमित होगा। स्तमित बोले तो ऐसा लगेगा किसी ने कोई गीला चमड़ा या कोई गीला वस्त्र लपेट दिया हो शरीर से, ऐसा लगेगा। पीनस आगम, जुखाम हो जाएगा। और क्या होगा? मारुत का निग्रह होगा। मारुत का क्या होगा? निग्रह होगा, यानी कि जहाँ पहले वायु का क्या हो रहा था? अनुलोमन हो रहा था, यहाँ जस्ट उल्टा हो जाएगा, अब उसकी रुकावट हो जाएगी, क्योंकि ये अवृक्त के लक्षण है। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है, बस एक बार पढ़ लेना है, श्लोक याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। पर ये चीज़ें आप गलती से भी ट्रिक मत बनाना इनकी, क्योंकि यहाँ से जब भी क्वेश्चन बनेगा ट्रिक से सॉल्व हो ही नहीं सकता चाह कर भी, वरना मैं खुद बनवा देता आपसे। ये आपको समझना पड़ेगा, महसूस करना होगा कि सठीवनम कहाँ था, इमेजिन करना पड़ेगा। हृदय अशुद्धि उत्क्लेश, फिर भी कोशिश करिएगा आप, ना याद हो मुझे अगली क्लास में बताइएगा, हम इसका कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे याद करने का, रटवाने का। ठीक है, कभी आपने सोचा है कि जब जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, पता नहीं कितना फील किया है, अगर कॉन्स्टिपेशन 3-4 दिन लगातार रह जाए तो आपने देखा होगा कि आपको जो है जुकाम हो जाता है। किसी ने फील किया है क्या ये? क्या है मास्टर, इतना काम रहता है, ये सब फील करने के लिए बैठे हैं हम लोग? बात तो सही है, कोई बात नहीं। आज फिर इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि कल हम दोबारा शुरू करना पड़ेगा सम्यक विरक्त और अविरक्त के लक्षण, क्योंकि ये 2-4 बार में याद होता है हम लोगों को। ठीक है, सठीवनम, हृदय अशुद्धि, उत्क्लेश सुपित्यो, आद्यमान, अरुचि, छर्दी, अदौर्बल्य, अलाघवम, जंगा उरुसदनम, तंद्रा, स्तैमित्यम, पीनस आगम और मारुतस्य च निग्रह, मारुत का निग्रह हो जाता है, ये अवृत्त के लक्षण है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर।